हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्कॉलरशिप ट्यूटर। तो एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार के द्वारा ऑफिशियली एनएमएमएस परीक्षा 2023 के लिए मॉडल पेपर जारी किया गया है, जिसके आधार पर ही प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार एनएमएमएस परीक्षा में। तो उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, तो आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी सवाल हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को हल करेंगे सेट के पेपर को, यानी कि जो भी आपके विषय वस्तु से विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न है वो आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। और अगर आपको मैथ की भी ज़रूरत हो तो आप कमेंट में ज़रूर डिमांड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका सेट पेपर आपके सामने है। तो सबसे पहले हम विज्ञान के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको एक जानकारी दे दें कि आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को रोक करके पहले सोचें कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, और उसके बाद वीडियो को चलाएं, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा अगर आपका आंसर सही आएगा तो इसीलिए वीडियो को रोक के पहले सोच लें, उसके बाद आगे वीडियो को चलाएं। तो आइए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न फसल में से किसकी जड़ों की ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि किसके रूट में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनाज फसल, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल कहलाती है। तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल खरीफ की फसल कहलाती है, क्योंकि खरीफ की फसल आपको पता होगा, जैसे हो गया आपका मक्का हो गया और सारी फसलें हैं, तो ये जुलाई अगस्त में बोया जाता है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। तो मानसून सीजन आते ही खरीफ की फसल उगाई जाती है। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि दो बल किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है तो वो क्या है। यदि दो बल है किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में कार्य करता है, यानी कि ये जो है मान के चलिए आप इधर इसको खींच रहे हैं, लेकिन ये जो है बल इधर खींच रहा है, तो इसका क्या होगा, ये दो बलों का अंतर कहलाता है ना, दो बलों का अंतर। उसके बाद देख, क्योंकि वो विपरीत दिशा में है। और अगला क्वेश्चन है, पत्ते या फल जमीन पर किस कारण गिरते हैं, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, जैसा कि हम सभी जानते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो इधर भी देख सकते हैं, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को कहते हैं। तो द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दाब। दाब का यहाँ पर फॉर्मूला ही होता है, आपको पता होगा कि यहाँ पर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया, यानी कि कितने क्षेत्र पर कितनी इकाई क्षेत्रफल यहाँ पर बल लगाया जाता है। तो फोर्स बाय एरिया, बल बटा एरिया होता है आपका, है ना, बल बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके कारण होता है। तो आपको पता होगा कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम क्या है। तो पेनिसिलियम जो होता है वो आपका एक कवक होता है, यानी कि फंगस, है ना। तो ये फंगी से प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, धातुओं का वह गुण जिसके द्वारा उन्हें पीटकर पतली चादर में बदला जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आघात वर्धनीयता, मैलेबिलिटी। और आपको एक सुझाव देना चाहेंगे कि एक भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ये सरकार के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। तो एक भी प्रश्न को हल्के में ना लें और एक एक प्रश्न को आप सही से देखते जाएं और बार बार इसे देखें, क्योंकि इससे कम से कम आपके 20-30 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये मॉडल पेपर है और इसी के आधार पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो वह धातु जिसे काटा जा सकता है वह है सोडियम व पोटासियम। सोडियम और पोटासियम ऐसे धातु होते हैं जिन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन कई सारे ऐसे धातु होते हैं, जैसे हो गए आपके लोहे हो गए, उसे आप नहीं काट पाइएगा क्योंकि काफ़ी कठोर होता है अक्सर, लेकिन सोडियम पोटासियम चाकू से काटे जा सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, कीट और कीड़ों को दूर भगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नेफ्थलीन बॉल प्राप्त होती है। नेफ्थलीन बॉल जो कि कीट और कीड़ों को दूर भगाने का काम करती है, जो आपके टॉयलेट्स वगैरह में देखते होंगे कि नेफ्थलीन बॉल का डाला जाता है जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहे उससे, तो वो किससे यहाँ पर प्राप्त होता है।
तो ये आपका तारकोल से, कोल तार जो होता है उसी से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वलनशील है पदार्थ है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ज्वलनशील किसे बोलते हैं? जो कि जलने योग्य हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कागज, जो कि जल सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कांच नहीं जल सकता, पत्थर के टुकड़े नहीं जल सकते, लोहे के कील आसानी से नहीं जल सकते, लेकिन ज्वलनशील पदार्थ आपका कागज है। और एक और बात आपको बताना चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक आपके लिए मैंने सिलेक्ट करके रखा है, जो एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टॉपर्स भी उसका उपयोग करते हैं कई बार, उनका सुझाव रहा है कि ये बुक काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए। तो एनएमएमएस परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन, पूजा पब्लिकेशन का बुक है एनएमएमएस एग्जामिनेशन का। काफ़ी बेहतरीन लगा मुझे, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर खरीद सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप कहते हैं यहाँ पर ज्वलन तापमान, इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन तापमान। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर प्राकृतिक बहुलक है? नेचुरल पॉलीमर जिसे आप बोलते हैं, प्राकृतिक बहुलक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें से कपास बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुर्गी का अंडा है। मुर्गी का अंडा क्या है? तो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है, एक प्रकार का कोशिका ही है। और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए जो आज मैंने डिस्कस किया है, तो आप जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीएनजी है। सीएनजी क्या है? एक प्रदूषित ईंधन है या फिर स्वच्छ ईंधन या हानिकारक ईंधन? तो बिल्कुल ये एक स्वच्छ ईंधन है, क्योंकि ना ही ये प्रदूषण फैलाता है ना ही ये हानिकारक है। ये बिल्कुल स्वच्छ ईंधन है और आजकल इसका यूज़ हो रहा है दिल्ली के बसों में, और कई सारे आप देख सकते हैं सीएनजी का यूज़ बहुत बढ़ गया है आज के युग में, क्योंकि प्रदूषित गैस ईंधन नहीं है वो। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ताजमहल किससे प्रभावित हो रहा है? तो आपका ताजमहल जो है वो वायु प्रदूषण से, यहाँ पर बिल्कुल एसिड रेन जो होता है ना, उससे प्रभावित हो रहा है आपका। तो एक प्रकार का वायु प्रदूषण बोल सकते हैं। वायु प्रदूषण से ताजमहल प्रदूषित हो रहा है। दिन ब दिन वो, उसकी चमक जो है वो घटती जा रही है। और अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ाई जाती है लोहे पर, जिससे उसमें जंग ना लगे? तो इसका जिंक हो जाएगा सही आंसर, क्योंकि जिंक का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे पर जिंक चढ़ा दिया जाता है, जिससे उस पर किसी प्रकार का कोरोजन यानी कि जंग ना लगे उस पर। अगला क्वेश्चन है, बिजली का लैंप किसके कारण जलता है? तो जाहिर सी बात है कि बिजली का लैंप जो है वो ताप प्रभाव से जलता है ना, बिजली का लैंप। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत का सुचालक पदार्थ है। तो विद्युत का सुचालक पदार्थ यहाँ पर कील होगा, है ना, क्योंकि ना ही रबर, ना ही कागज और ना ही प्लास्टिक विद्युत इसमें से जा सकता है, लेकिन कील से आसानी से वो पास हो सकता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का झुकना किसके लिए उत्तरदायी है? जो पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री पे, तो आपको पता होगा, तो वो उसके कारण क्या होता है? तो उसके कारण यहाँ पर आपके दिनों का परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन नहीं होता है। आंतरिक निषेचन किन में नहीं होता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन किन में नहीं पाया जाता है? तो इसमें मछली आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि मानव, कुत्ता और गाय, ये तीनों में आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन मछली में नहीं होता है, क्योंकि मछली अंडे दे देती है ऊपर से और आराम से हो जाता है, लेकिन आंतरिक निषेचन नहीं होता है, क्योंकि ये बाहरी निषेचन होता है इसमें। तारों की दूरी मापी जाती है। तारों की दूरी किससे मापी जाती है? कौन सा यूनिट है उसका? तो उसका प्रकाश वर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। वो यहाँ पर तार से मतलब, तारों का मतलब वो वाला तार नहीं है, आपके तारों से मतलब है जो कि आसमान में रहते हैं, उसकी दूरी प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आपका बृहस्पति है, जुपिटर जिसे आप बोलते हैं, आपको पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती है। विलुप्त होने के कगार पर है
तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं संकटाग्रस्त प्रजातियां। लेकिन अगर जो प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है पहले से, उसे हम बोलते हैं विलुप्त प्रजातियां। इसे भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 115वां, प्रकृति में अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। अक्षय यानी कि जो कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, अक्षय है जो कि, तो अनलिमिटेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, असीमित, है ना। मतलब इसका अर्थ पूछा जा रहा था। पेड़ पौधों की पत्ती के हरे रंग का कारण है। पेड़ पौधे के पत्तियां आप देखते होंगे कि हरे भरे होते हैं। हरे भरे क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल वर्णक होता है। आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे ये। और अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक इसमें से कौन सा है? नमक, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और लैक्टिक अम्ल। तो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही होगा रसायन शास्त्र का? तो इसमें हल्दी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यही एक प्राकृतिक सूचक है जिससे आप किसी भी पदार्थ के प्रॉपर्टी का पता लगा सकते हैं, किसी के लक्षण का। सजीवों में शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलना कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थ जो भी निकाले जाते हैं, तो बड़ी से उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। जैसे पेशाब वगैरह जाते हैं आप बाथरूम वगैरह, तो उसमें एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है। अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर से निकलने काफ़ी आवश्यक है, नहीं तो काफ़ी जहरीले हो जाएंगे और धीरे धीरे हमारा डेथ भी हो सकता है हम लोग का। तो वो काफ़ी ज़रूरी है उत्सर्जन। बल का मात्रक है, बल का मात्रक आपका न्यूटन है, आप सभी को पता होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 120वां प्रश्न हमारा है, आवृत्ति में व्यक्त किया जाता है। आवृत्ति में किसे व्यक्त किया जाता है? फ्रीक्वेंसी को। तो इसमें आपका हर्ट्ज बिल्कुल सही हो जाएगा, हर्ट्ज। और मैं एक जवाब चाहूँगा आपसे कि मानव जो होता है, वो मानवीय कान, वो कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? आप कमेंट में ज़रूर उसका आंसर बताइएगा, मेरा इंतज़ार रहेगा मुझे कौन बताता है पहले। तो मानवीय कान जो है वो कितने हर्ट्ज से कितने हर्ट्ज तक सुन सकता है? आइए अगले क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हवा में उच्चतम प्रतिशत में होता है। हवा में उच्चतम प्रतिशत में आपका नाइट्रोजन होता है जो कि 75% होता है, 75% होता है, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेकेलाइट और मेलामाइन किसका उदाहरण है? तो बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, जो कि बेकेलाइट और मेलामाइन का उपयोग किया जाता है बर्तन वगैरह बनाने में, काफ़ी उपयोगी होता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवित जीवों में मूल संरचनात्मक इकाई है। द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज, वो है कोशिका। स्ट्रक्चरल यूनिट हो या फंडामेंटल यूनिट हो, दोनों कोशिका ही है, क्योंकि जीवों का निर्माण ही हुआ है कोशिकाओं से, तो वो संरचनात्मक इकाई होगी ही। जिस प्रकार आपका जैसे घर बना हुआ है, जैसे छत का घर है या किसी चीज़ का घर है, तो छत के घर में देखते होंगे आप, ईंट से दीवार बनता है, उसके बाद आगे प्रोसेस चलता है। तो उसमें जो एक ईंटा है वो एक सेल जैसा है। जैसे हमारे शरीर में जैसे आपका छत बना हुआ है एक एक ईंट से जोड़कर, तो उसी प्रकार से आपका शरीर का निर्माण भी ठीक उसी तरीके से एक ईंटे के समान कोशिका से हुआ है ना। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश स्रोत पुस्तक है जो सभी लुप्त प्राय और दुर्लभ प्रजातियों का रिकॉर्ड रखती है। तो इसमें आपका हो जाएगा रेड डेटा बुक, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? आप 125 क्वेश्चन नंबर 125 प्रश्न नंबर 125 लिखकर आप इसका आंसर आपको बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे इंतजार रहेगा कि कौन स्टूडेंट्स इसका आंसर देते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है सामाजिक विज्ञान से। काफ़ी अच्छे प्रश्न इसमें से मिलते हैं, और विज्ञान से आपके 35 प्रश्न रहते हैं और सामाजिक विज्ञान से भी 35 प्रश्न रहते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 20 प्रश्न मैथ से, गणित से। और सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1764 ईस्वी में। और एक और बात आपसे पूछ सकता है कि प्लाजी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लाजी का युद्ध 1757 में हुआ था, लेकिन बक्सर का युद्ध जो है आपका वो 1764 ईस्वी में हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी हुगली नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। शेर ए मैसूर के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
तो आपको बिल्कुल पता होगा कि इनका नाम है टीपू सुल्तान, जो कि शेर ए मैसूर के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्थाई बंदोबस्त 1793 लागू किया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन थे जब अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्त एक ऐसा कानून था जिसके तहत जैसे राजा का कोई भी पुत्र नहीं है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका कैप्चर कर लिया जाता था, उसका सब कुछ। तो अस्थाई बंदोबस्त जब पास हुआ था तो उस समय गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? तो इसमें हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय के गवर्नर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिको अधिनियम का संबंध किससे है? कैलिको अधिनियम का संबंध आपके कपड़े से है। कैलिको अधिनियम का, ये क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में है, तो कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इन सारे प्रश्नों को पाएंगे। किसके सुझाव पर 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ? तो ये कई बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर की अहम भूमिका रही थी। 1856 में जो विधवा विवाह के पक्ष में कानून पारित हुआ था, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपनी अहम भूमिका निभाई थी। आइए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक आपके ज्योतिराव फूले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फारसी भाषा में गोदाम को कहा जाता है। फारसी भाषा में गोदाम को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ओरांग। ओरांग कहा जाता है फारसी में गोदाम को। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 134, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत की किसने की थी? सतनामी आंदोलन की शुरुआत मध्य भारत में। तो प्रश्न नंबर 134 का आपका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, घासीदास। घासीदास जी ने सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। तो मृदा संरक्षण की विधि इनमें से कौन सा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 135 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अतिचारण। क्योंकि अतिचारण अधिक ज़्यादा गाय वगैरह चराने से, ज़्यादा पशु चराने से मृदा का संरक्षण बिल्कुल नहीं होता है, बल्कि और उसमें क्षति भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अलवणीय जल की आपूर्ति का मुख्य कारण है। द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई इज, अलवणीय जल यानी कि फ्रेश वाटर जो होता है उसकी आपूर्ति का मुख्य कारक क्या है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए एक गलत दिया गया है क्वेश्चन ही, तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। मुख्य कारक नहीं है, यहाँ पर नहीं है होता, तो मुख्य कारक नहीं है, तो इसमें से उपरोक्त सभी हो जाता। क्योंकि इसमें देखिए बढ़ती जनसंख्या, नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ती नगरीकरण, तो नागरीकरण, तो इसमें ऐसा हो रहा है कि ये सारी चीज़ें, ये सारे कारक जो हैं वो बिल्कुल अलवणीय जल की आपूर्ति को कोई योगदान नहीं देते, बल्कि और अधिक उसका मांग हो रहा है तो और उसकी क्षति होगी। तो इसमें से मुख्य कारक नहीं है, छूट गया था। तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो विश्व की वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपके बुक में था केवल दो वर्गों में बांटा गया है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है। तो इनमें से अधात्विक खनिज कौन सा नहीं है? तो चूना पत्थर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अधात्विक खनिज का उदाहरण नहीं है, ये धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश है। हाइड्रो पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री, सबसे पहला कौन सा है जो कि जल से विद्युत का निर्माण किया था? वो कौन सा देश है सबसे पहला देश? तो इसमें आपका USA यानी कि अमेरिका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस रंग का हीरा दुर्लभतम हीरा है? यानी कि सबसे अलग हीरा है, कभी मिलता नहीं है, काफ़ी रेयर है वो। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा इसका, बताइए। तो इसका हरा हीरा बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, परमाणु ऊर्जा को केंद्र केंगा स्थित है। परमाणु ऊर्जा का केंद्र केंगा कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु ऊर्जा का केंद्र केंगा यहाँ पर कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ओके, आइए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। आपको मैंने यहाँ पर बता भी दिया था। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो विटीकल्चर का संबंध आपके यहाँ पर प्रश्न नंबर 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगूर उत्पादन से है। अंगूर का जब उत्पादन होता है तो उसे विटीकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भारतीय संविधान सभा के यहाँ पर प्रमुख थे अस्थाई सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या लोकसभा में आपका है 12। टोटल 12 मनोनीत सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था। इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन यानी कि इलेक्ट्रिक ईवीएम मशीन आप देखते होंगे, उसी से आजकल वोटिंग वगैरह हो रहे हैं। तो वो सबसे पहले कब किया गया था? 1982 के चुनाव में हुआ था। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो 1982 आप लिख लीजिएगा। यहाँ पर 1982 होगा, है ना। 1982 में सबसे पहले उपयोग में लाया गया था। यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इनसे। प्रत्येक नागरिक को जीवन का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में जीवन के अधिकार का वर्णन है हमारे संविधान में? कौन से आर्टिकल में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में हमें जीवन का अधिकार दिया गया है इसके तहत। अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र की विख्यात कवित्री सोयराबाई किस जाति से संबंधित है? सोयराबाई जो कवित्री हैं काफ़ी विख्यात हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं महाराष्ट्र की। तो किस जाति से उनका संबंध है? तो महार जाति से उनका संबंध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सच्चर समिति का संबंध किस समुदाय से है? तो सच्चर समिति का यहाँ पर संबंध आपके मुस्लिम समुदाय से है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 150वां प्रश्न, वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? हमारे देश में कितने उच्च न्यायालय हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपको पता है कितने उच्च न्यायालय हैं? तो टोटल 25 उच्च न्यायालय, टोटल 25 हाई कोर्ट्स हमारे देश में हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नवंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? किसके रूप में मनाया जाता है? तो इसका संविधान दिवस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को यहाँ पर हर साल हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन हमारा कानून लागू हुआ था। आइए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो भारतीय संसद के 2 अंग होते हैं, सबसे पहले राज्यसभा और लोकसभा, और जिसमें राष्ट्रपति सबसे अलग एकदम अंग होते हैं, इसका भारतीय संसद का अंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला राज्य था। सबसे पहला राज्य जो कि अंग्रेजों के साथ संधि के लिए राजी हो गया था वो था भरतपुर, है ना, जो कि राजस्थान में है। और उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थी। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस उतने इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो साझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 159वां प्रश्न पे चलते हैं डायरेक्ट। तो इसका बाल विवाह से मुक्ति प्राप्त करना, इसका ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर निर्मित दुर्ग है। तो इसमें आ जाएगा आपका गागरोन दुर्ग, है ना। तो आइए आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर और वीडियोस आपको जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे, इसी तरह पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर इस और किसी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।